Hello everyone, I am Jayashree Pokhariya, biology lecturer GGIC जलना। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन यानी निषेचन और अंतरोपण। बच्चों, अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने की जर्नी में हमने नर और मादा जनन तंत्रों को समझा। उसके बाद इनमें नर और मादा युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा कैसे बनते हैं इसको भी हमने जाना। इसके बाद हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझने का प्रयास किया और आज हम मानव जनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, जैसा कि हम समझ चुके हैं कि नर युग्मक यानी शुक्राणु नर मनुष्यों में बनते हैं और मादा युग्मक यानी अंडाणु को मादाएं निर्माण करती हैं। ठीक है, अब कॉपुलेशन की क्रिया के द्वारा यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा नर अपने शिश्न की सहायता से मादा की योनि में शुक्राणुओं को पहुंचाता है। ठीक है, और इस क्रिया को हम इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन की क्रिया कहते हैं। वीर्यसेचन के उपरांत शुक्राणु तेजी से गति करते हुए गर्भाशयी ग्रीवा, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, को पार कर जाता है। वहां से फिर यूट्रस में जाता है और यूट्रस यानी गर्भाशय से होकर वह जाता है अंडवाहिनी के स्थमस और एम्प्यूला के मिलन बिंदु, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, वहां पर शुक्राणु पहुंच जाते हैं। ठीक है, यदि संयोग से वहां पर अंडाणु उपस्थित होता है जो ग्रेफियन फॉलिकल से मोचित होकर आया हो, वहां पर यदि वह उपस्थित होता है तभी निषेचन होता है, नहीं तो निषेचन नहीं होगा। यानी निषेचन के लिए नर और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु का एक साथ पहुंचना कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में आवश्यक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि दोनों साथ साथ पहुंचे तो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजिंग हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ग्रेफियन फॉलिकल से जो विमोचित होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है अभी। ठीक है, बाद में ये अंडाणु बनाएगा। एक फर्टिलाइजिंग हार्मोन स्रावित करता है, सिक्रेशन करता है, और शुक्राणु करता है एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन। शुक्राणु पहले अंड कोशिका की कोरोना रेडिएटा के संपर्क में आते हैं। यहां पर देख लीजिए, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसके बाद इसको पार करके वो जोना पेलुसिडा में पहुंच जाते हैं, जोना पेलुसिडा के संपर्क में आते हैं। जोना पेलुसिडा, अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि वीर्य में तो 20 से 30 मिलियन शुक्राणु स्खलित होते हैं, निकलते हैं, लेकिन केवल एक शुक्राणु ही अंडे को निषेचित करता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो शुक्राणु सबसे पहले अंडे की जोना पेलुसिडा परत के संपर्क में आता है वो हैल्यूरोडिनेज एंजाइम का सिक्रीशन करता है, शुक्राणु का एक्रोसोम वाला नुकीला भाग। ठीक है, ये क्या करता है, अंडे की मेम्ब्रेन को गला देता है और उसके बाद शुक्राणु का शीर्ष और बीच वाला भाग, शुक्राणु का हेड और बीच वाला भाग अंडे में प्रवेश कर जाते हैं, अंडे के अंदर चले जाते हैं। और जाने के साथ साथ ये अंडे की झिल्ली में कुछ ऐसे परिवर्तन कर देते हैं जिससे कि ये केवल एक ही शुक्राणु को अंदर आने देता है, बाकी शुक्राणुओं को अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, इस समय द्वितीयक oocyte का अर्धसूत्री विभाजन भी पूरा हो जाता है। ठीक इसी समय जब शुक्राणु उसको भेद देता है, उसके बाद द्वितीयक oocyte का ये अनइक्वल डिवीजन होता है, असमान विभाजन होता है, और एक बनता है ऊटिड यानी ओवम। यही है वह मादा युग्मक जिससे शुक्राणु का केंद्रक यानी नर युग्मक का केंद्रक मिलेगा, और दूसरी बनती है सेकेंड पोलर बॉडी या द्वितीयक ध्रुवी कोशिका। ठीक है, यहाँ पे और समझिए, शुक्राणु का केंद्रक
जो कि हैप्लॉइड होता है, आपको पता है, और अंडा का केंद्रक जो कि हैप्लॉइड होता है, ये दोनों मिलकर युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं जो कि 2n या डिप्लॉइड होता है। ठीक है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है पूरी, यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो जाती है पूरी, क्योंकि आपको पता है नर और मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज या जाइगोट बनने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। अब ये जाइगोट क्या करता है, अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर बढ़ते रहता है और साथ ही साथ उसमें विदलन या क्लीवेज शुरू हो जाता है। विदलन या क्लीवेज के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि जाइगोट में होने वाले विशेष प्रकार के विभाजन को हम क्लीवेज या विदलन कहते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, ये शुक्राणु अंदर चले गया, इसने ये अंडाणु के केंद्र के साथ ये मिलके जाइगोट यहाँ पर बना लेगा। विदलन क्लीवेज से जो जाइगोट की कोशिकाएं बनती हैं उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब ये जाइगोट कैसे विभाजित होता है, जरा इसे समझ लीजिए। इसमें विभाजन कैसे होता है, एक कोशिका से ये 2 कोशिकीय अवस्था में आता है, 2 से कुछ इस प्रकार की 4 कोशिकीय अवस्था में आता है, 4 से 8 कोशिकीय अवस्था में आता है, 8 से 16 और 16 से 32। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मोरूला कहते हैं और उसके बाद मोरूला बदल जाता है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला में। इसके बाद ब्लास्टुला में जो कोशिकाओं का समूह होता है वो बाहरी और आंतरिक कोशिकाओं के समूहों में बंट जाता है। बाहरी कोशिकाओं के समूह को ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक कोशिकाओं के समूह को इनर सेल मास कहते हैं। इसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय की अंदर वाली परत, जो ये वही परत है जो मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ह्रास होती रहती है और बनती रहती है, ये वही परत है। ठीक है, एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है या एंडोमेट्रियम में धस जाता है और यहीं से प्रेगनेंसी या गर्भावस्था की शुरुआत होती है। एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला के चिपकने के बाद एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में भी परिवर्तन होते हैं, ये भी विभाजित होती हैं और इस ब्लास्टोसिस्ट को आवृत कर लेती हैं या ढक देती हैं। ठीक है, और यहीं पर एंडोमेट्रियम से चिपक के ही भ्रूण अपने आगे की अवस्थाओं को, अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट करता है, यानी प्रेगनेंसी को, यहीं से प्रेगनेंसी या गर्भावस्था की शुरुआत होती है जो कि प्रसव तक चलती है। आपकी पाठ्यपुस्तक में, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन के साथ मनुष्य में लिंग निर्धारण का एक छोटा सा टॉपिक भी समझाया गया है। यहाँ पे इसको आप भी समझ लीजिए। स्त्री में सारे गुणसूत्र X प्रकार के होते हैं और पुरुष में 50% गुणसूत्र X प्रकार के और 50% गुणसूत्र Y प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब XX प्रकार के गुणसूत्र मिलते हैं तो बेबी गर्ल होती है, जब XY प्रकार के गुणसूत्र मिलते हैं तो बेबी बॉय होता है। हमारे समाज में पुत्र ना होने का सारा उत्तरदायित्व, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर डाल दी जाती है, जो कि सरासर गलत है। बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली ये संयोग की बात है कि कौन से गुणसूत्र से मिलेगा। ठीक है, तो मनुष्य में कुछ लिंग निर्धारण उसी समय हो जाता है जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। अब ये वाले चित्र को देख लीजिए, यहाँ पर ये ओटेड ओवम और ये ओवम के बाहर की परत, उसके बाद शुक्राणु ने इसका भेदन किया, उसके बाद 2 कोशिकीय अवस्था, 4 कोशिकीय अवस्था, 8 कोशिकीय अवस्था और उसके बाद इसको मोरूला कहा गया। उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट, ये फिर आगे बढ़ता गया, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर वर्धनशील भ्रूण का मतलब बढ़ते हुए भ्रूण का किस प्रकार आगे को क्रिया होती है यहाँ पर ये दिखाया गया है। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा, अपेक्षा है कि आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे।
और अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे लैंगिक जनन की अन्य प्रक्रियाओं की इम्प्लांटेशन के बाद भ्रूण का विकास कैसे होता है और उसके बाद भ्रूण का विकास होने के बाद गर्भावस्था की अवधि पूरी होने के बाद प्रसव, दुग्ध श्रवण आदि घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे।